हेलो एवरीवन, चलिए आज देखते हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल। हालांकि इससे संबंधित हमने हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत, पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में देखा है। तो क्यों देखा है इसके बारे में? हमने इसलिए देखा है क्योंकि इस सिद्धांत को समझने से पहले हमें उन दो अवधारणाओं को समझना जरूरी था। तो क्या है वो दो अवधारणाएं, जिसमें पहला अवधारणा है पदार्थ की द्वैत प्रकृति। तो पदार्थ की द्वैत प्रकृति है क्या? पदार्थ जो है कण के साथ साथ तरंग प्रकृति भी दर्शाता है। अब पदार्थ के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो भी कण के साथ साथ तरंग प्रकृति दर्शाते हैं। इसके लिए हमने डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति भी की है और उसका महत्व क्या है ये भी जाना है। उसके बाद हमने दूसरा सिद्धांत क्या देखा था? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हमने देखा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में गति कर रहा है या इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील है, तो उसके स्थिति और उसके संवेग के बारे में सही एक समान और एक समय निर्धारण पर सही निर्धारण करना ये असंभव है। इसके बारे में देखा और इसका महत्व के बारे में हमने जाना। इन दो अवधारणाओं के आधार पर जो आज मुख्य जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल। अब परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल है क्या और इसे कैसे समझेंगे? तो इसको समझ लीजिए। ये जो मॉडल है 1926 में दिया गया है। एर्विन श्रोडिंगर, एक साइंटिस्ट है एर्विन श्रोडिंगर, इनके द्वारा ये मॉडल जो है दिया गया है। अब ये मॉडल इन्होंने क्यों दिया? तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर परमाणु का जो है कण और तरंग दोनों प्रकृति होता है। इन दोनों प्रकृति को आधार मान करके इन्होंने एक नया मॉडल विकसित किया और इस नए मॉडल का नाम दिया इन्होंने परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल या क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। अब इसके आधार पर उन्होंने एक समीकरण दिया है जिसके आधार पर हम उनके तरंग फलन को दर्शाया जाता है साई है तरंग फलन। और किस स्थिति पर? तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स, चारों अभिविन्यास पर, चारों कोऑर्डिनेट्स पर। अब चारों कोऑर्डिनेट्स में हम मुख्य रूप से 3 कोऑर्डिनेट्स लेंगे, x, y, z, इस प्रकार से। तो इसको समझते हैं। इन्होंने एक समीकरण का व्युत्पत्ति किया है श्रोडिंगर ने, जिसको श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा तरंग फलन का हल या तरंग फलन का मान निकाला जाता है। और वो समीकरण है डेल। समीकरण में उसको समझते हैं, ये होगा साइन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर समझते हैं। ये जो समीकरण है श्रोडिंगर समीकरण, ये क्या है तो बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। डेल साइन स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये जो है एक्स अक्ष को बताता है। यहाँ पर साइन में स्क्वायर रूट नहीं है। डेल साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 3 अक्ष होते हैं तो हम यहाँ पर 3 अक्ष के लेंगे। तो यहाँ पर ये तरंग फलन किसका बताएगा? एक्स अक्ष का बताएगा। अब यहीं पर देखते हैं दूसरा अक्ष, तो क्या हो जाएगा? प्लस डेल साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये वाई अक्ष को बताएगा तरंग फलन। इसी प्रकार तीसरा बताएगा ये डेल साइन, पेन को चेंज कर लेते हैं, अटक रहा है। डेल साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से हमारे तीनों अक्ष हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, 3 अक्ष। 3 अक्ष का तरंग फलन जो है अलग अलग तरह से इनको हम निकालते हैं और इनके साथ जुड़ा रहेगा प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन ये हो जाएगा
एच स्क्वायर और साथ में इसका और जुड़ेगा, ये हो जाएगा ई माइनस भी साइन, ई माइनस भी साइन इज इक्वल टू 0। तो ये है समीकरण दिया गया है एरविन श्रोडिंगर 1926 में परमाणु के तरंग यांत्रिकी मॉडल को समझाने के लिए, जिसमें मुख्य उनका जो 3 अक्ष पर एक्स वाई जेड एक्सिस पर परमाणु के तरंग फलन को समझाने के लिए ये दिया गया है। अब चूंकि हमने पहले ही जाना है कि परमाणु के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो जो है परमाणु के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या है, तो कण की भी तरह व्यवहार करते हैं और तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। तो तरंग है तो स्वाभाविक है उनमें उनका कुछ तरंग फलन होगा, वेव फंक्शन होगा। उसी वेव फंक्शन को समझाने के लिए इन्होंने ये समीकरण दिया है एरविन श्रोडिंगर ने, जो है डेल साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक और हो गया है, उसको सुधार लीजिए। ये डेल स्क्वायर साइन डेल स्क्वायर और ये डेल स्क्वायर, सभी में स्क्वायर है ऊपर में भी। तो ये हो गया डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और इंटू ई माइनस भी साइन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए पहले ही बोला गया है एक्स वाई और जेड ये 3 अक्ष हैं, ये 3 अक्ष हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। और यहाँ पर एच का हम पहले से जानते हैं प्लांक की स्थिरांक है। और यहाँ पर एक चीज और जो नहीं समझ आ रहा होगा, ई जो है ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा और भी जो है इलेक्ट्रॉन की कुल स्थितिज ऊर्जा, भी क्या है इलेक्ट्रॉन की कुल स्थितिज ऊर्जा। और साई क्या है पहले ही बताया गया है, तो तरंग फलन किसका, इलेक्ट्रॉन का जो वहां पर है तरंग के रूप में जो गति कर रहा है, तरंग का जो रूप माना गया है उसको, उसका ये तरंग फलन है। अब देखते हैं अगर किसी एक का हमें अगर निकालना है तरंग फलन तो हम कैसे निकालेंगे, डेल साइन अपॉन मान लीजिए एक्स एक्सिस का निकालना है तो डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये इस समीकरण में हम डेल का मान निकालेंगे तो ये एक्स एक्सिस के लिए इसका क्या हो जाएगा, तरंग फलन। इसी प्रकार हम एक्स एक्सिस के अलावा वाई अक्ष जेड अक्ष का भी मान हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस समीकरण को एक और रूप में, शॉर्ट रूप में जब लिखते हैं तो ये हो जाता है एच ऑपरेटर साइन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई साइन, ई साइन। जब इसको शॉर्ट रूप में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला को मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था। इसका शॉर्ट रूप जो है जब लिखते हैं तो ये हो जाता है हैमिल्टोनियन, इसको बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साइन इज इक्वल टू ई साइन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब इस समीकरण में ई और एच को हल करके यहाँ पर तरंग फलन का हम मान प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इससे संबंधित कुछ यहाँ पर इसकी सार्थकता क्या है। अब जो हमने इरविन का जो समीकरण देखा है डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ये एच है ना, एन मत समझिए, एच स्क्वायर ई माइनस भी, और ये साइन इसका शॉर्ट फॉर्म है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साइन इज इक्वल टू ई साइन। अब इसका भौतिक सार्थकता क्या है समझते हैं।
भौतिक सार्थकता, फिजिकल वैल्यू या फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन, ये जो तरंग फलन है भौतिक सार्थकता साइन का, तो इसका भौतिक सार्थकता क्या है मुख्य रूप से समझिए। साइन का तो इसमें फिजिकल वैल्यू ज्यादा नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर का इसमें फिजिकल वैल्यू है बहुत ज्यादा। और कैसे है बहुत ज्यादा, तो साइन स्क्वायर का मतलब होता है किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता, नोट कर लीजिए, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता। साइन स्क्वायर जो है किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को दर्शाता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। इलेक्ट्रॉन के, ये है दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। तो ये समझ आ गया, साइन का ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर, साइन का अंडर रूट का, यहाँ पर अंडर रूट साइन स्क्वायर का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। क्या है, तो किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की तीव्रता, या इसको समझाया गया है दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को और कैसे समझ सकते हैं, जहां पर ये साइन स्क्वायर का मान कम होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बहुत कम होगी, या कम ही होगी, सामान्य कह सकते हैं। और जहां पर साइन स्क्वायर का मान अधिक होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो ये मान जो है हमें मुख्य रूप से बताता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। अब इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, और वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनको एक एक करके समझते चलते हैं शॉर्ट में। तो इनका पहला विशेषता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है का ऊर्जा क्वांटीकृत होता है, कुल ऊर्जा जो है क्वांटीकृत होता है। पहला इनका जो मत है, विगृहीत है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा या ऊर्जा क्वांटीकृत होता है, अर्थात इसका जो ऊर्जा होता है या तो निश्चित होता है या तो फिर क्या होता है, प्रभाज में होता है। इसका जो ऊर्जा है वो क्या होता है, या तो निश्चित होता है या प्रभाज में होता है, उसी को बोलते हैं ऊर्जा जो है क्वांटीकृत होता है। दूसरा जो इसका विगृहीत है मुख्य रूप से वो क्या है, दूसरा विगृहीत, तो दूसरा है क्वांटीकृत जो मान है ऊर्जा के, ये श्रोडिंगर समीकरण से हल किए जा सकते हैं। तो कैसे हल किए जा सकते हैं, जहां हम तरंग फलन साई का मान निकालते हैं, तो साई के मान को निकालते हैं तो उसका जो है क्वांटीकृत ऊर्जा का मान भी हमें वहां पर मिल जाता है, क्योंकि हमने श्रोडिंगर समीकरण में E माइनस भी, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा माइनस वहां पर उसकी स्थितिज ऊर्जा इनटू साई करके एक समीकरण वहां पर लिखा हुआ है। तो दूसरा उसका विपरीत यही है कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की जो गणना है यहाँ पर, उसका जो है हम कैसे उसको हल कर सकते हैं, तो श्रोडिंगर समीकरण को हल करके निकाल सकते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का सही निर्धारण करना असंभव है, जिसको पहले हाइजेनबर्ग ने भी कहा है। क्या कहा है, दूसरा हो गया है, तीसरा लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का संवेग का निर्धारण करना असंभव है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अगर तरंग प्रकृति है और अगर वो जो है घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने अक्ष पर, अपने कक्ष पर,
तो हमने क्या कहा, साइन स्क्वायर का सार्थकता क्या है, भौतिक सार्थकता। तो साइन स्क्वायर का भौतिक सार्थकता ये है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है, लेकिन निश्चित नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि वहां पर पाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन जो है, एक निश्चित स्थान नहीं बताता है उसका कि वो जो है इलेक्ट्रॉन यहीं पर पाया जाएगा या फिर यहाँ पर पाया जाएगा या फिर यहाँ पर पाया जाएगा। एक निश्चित घेरा है जिसके अंतर्गत कहीं भी पाया जा सकता है। तो ये है इसका तीसरा महत्व। चौथा जो इसका महत्व है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर बिंदु पर साइन स्क्वायर का जो मान है, तरंग फलन अर्थात इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को जो ज्ञात करते हैं, उसको एक नाम से जाना जाता है और वो नाम है कक्षक। क्या नाम है, कक्षक। ध्यान से समझिए, या इससे पहले हमने कक्षा की अवधारणा पढ़ा है, बोहर के सिद्धांत में कक्षा की अवधारणा पढ़ा है। कक्षा और कक्षक यहाँ पर अलग अलग हैं, उनको डिटेल में समझेंगे। और चूंकि इलेक्ट्रॉन के जो तरंग फलन, हर इलेक्ट्रॉन के अलग अलग तरंग फलन हो सकते हैं, अपने तरंग फलन, इसलिए उनका परमाणुविक कक्षक अलग अलग होता है। तो यहाँ पर समझते हैं कक्षक किसे कहेंगे। कक्षक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स तो समझते हैं ऑर्बिटल्स क्या है। हमने क्या कहा, साइन स्क्वायर का महत्व होता है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, प्रायिकता है, वो स्थान हम क्या कह, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का जो तीव्रता है वो किसी क्षेत्र विशेष में अलग अलग होता है। हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर पाए जाने की जो प्रायिकता है वो अलग अलग होती है। और नाभिक से इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित एक अनंत दूरी पर चारों ओर बिखरे हुए होते हैं। और ये भी नहीं कह सकते कि उस प्रायिकता के अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉन, उस प्रायिकता के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन है वो 100% होंगे। मान लीजिए कोई एक घेरा बना देते हैं तो उसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि उस खींचे हुए घेरे में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रायिकता है साइन स्क्वायर वो 100% होगी। वो जो है 99%, 98% या तो फिर 96% भी हो सकती है। तो इस प्रकार कक्षा क्या होगा, तो कक्षा का एक निश्चित परिभाषा बनेगा। क्या बनेगा, नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना अधिक हो, वो कहलाता है कक्षक। तो क्या कहेंगे, नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है अधिकतम होती है, संभावना अधिकतम होती है, तो उस स्थान को कहा जाता है कक्षक। अब यहाँ पर डायग्राम से समझिए, हमने दो उदाहरण पढ़ा है, या इससे पहले पढ़ा है कक्षा और एक पढ़ रहे हैं कक्षक। तो इन डायग्राम्स को समझिए। ये नाभिक है और इन दोनों में अंतर जो है खास करके पूछा जाता है कक्षा और कक्षक। शब्दों से लगता है कि दोनों समान हैं, लेकिन दोनों समान नहीं है, इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए साइन स्क्वायर क्या बताता है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र अंतरिक्ष में जहां पर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हमने क्या कहा है, कक्षक। तो मान लीजिए हमने एक गोला घेरा है, नाभिक के चारों ओर एक गोला, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से चारों ओर ये
अब यहाँ पर एक चीज समझना है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है सघन है इस प्रकार से, तो कहीं पर दूर दूर है, फिर यहाँ पर सघन है तो यहाँ पर दूर दूर है, लेकिन चारों ओर ये एक घेरा बनाया है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है इसमें उपस्थित है। लेकिन इसमें एक चीज नहीं मानना है कि इसमें हमने जो घेरा बना दिया है उस घेरे में 100% इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हम ऐसा कोई लाइन खींच ही नहीं सकते हैं जिसमें 100% यानी कि 100% इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता हो। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता स्पेस में, अंतरिक्ष में कहीं भी हो सकता है। और ये जो जहां पर अधिक पाए जाने की प्रायिकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका कक्षक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिक प्रायिकता होती है उसको क्या कहते हैं, उसका कक्षक कहते हैं। और कक्षा किसे कहते हैं, तो कक्षा क्या है, एक वृत्ताकार निश्चित पथ, निश्चित ऊर्जा युक्त वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन जो है गति करता है। निश्चित रूप से एक वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करता है वो कहलाता है उसका कक्षा। और कक्षा को हम दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, ये सब उसका अंतर है ना, याद रखिए, के एल एम एन या 1 2 3 4, और ऑर्बिटल्स को दर्शाते हैं एस पी डी एफ, इस प्रकार से। तो ये अंतर है कक्षा और कक्षक में। इससे संबंधित और भी पूछा जाता है कक्षा और कक्षक में, तो इसको एक तो इसका परिभाषा हो जाएगा, दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसके अंतर में, और दूसरा यह इलेक्ट्रॉन के तल के गति को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन के एक तल में गति को प्रदर्शित करता है। और जो कक्षक है ये कक्षा के लिए है। और एक मुख्य अंतर इसमें और समझ लीजिए इन दोनों में, कक्षा की जो अवधारणा है वो हमने कहाँ पर देखा है, किसके सिद्धांत में देखा है, तो बोहर के सिद्धांत में। बोहर का परमाणु मॉडल जो हमने देखा था वहां पर देखा था। लेकिन हम कक्षक की अवधारणा कहाँ पर देख रहे हैं, तो मुख्य अंतर एक ये है कि हम क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत के अंतर्गत या परमाणु के तरंग यांत्रिकी सिद्धांत में या मॉडल में हम कक्षक की अवधारणा देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया कक्षा और कक्षक और परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, क्वांटम संख्या। अब क्वांटम संख्या में देखने से पहले हम ये समझते हैं, हमने इससे पहले जो देखा है श्रोडिंगर समीकरण इर्विन श्रोडिंगर का, वहां पर साई स्क्वायर का एक विशेष महत्व है। क्या महत्व है, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, एक निश्चित स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को जहां बताता है, और जहां अधिक प्रायिकता होती है उस स्थान को हमने क्या कहा है, कक्षक कहा है। और कक्षक और कक्षा में अंतर भी वहां पर पूछा जाता है। अब यहाँ पर इससे संबंधित नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या वास्तव में है क्या, क्वांटम संख्या से हमें क्या जानकारी होती है, क्वांटम संख्या क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में पहले समझ लीजिए। तो नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल की जो संख्या है वो पाए जाने की प्रायिकता 1 से अधिक है, यानी कि बहुत से ऑर्बिटल वहां पर हो सकते हैं। और फिर उन ऑर्बिटल्स के साइज, शेप और उनका जो अलग अलग जो गुण है वो अलग अलग हो सकता है प्रत्येक ऑर्बिटल का। इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए एक संख्या इजाद किया गया जिसको क्या नाम दिया गया है, क्वांटम संख्या। मुख्यतः ये क्वांटम संख्या जो है 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से होते हैं एक एक करके समझते चलेंगे। सुन लीजिए पहले, 4 क्वांटम संख्या कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ये 4 क्वांटम संख्या होते हैं। लेकिन इससे पहले समझना जरूरी है कि क्वांटम संख्या क्या है। तो क्वांटम संख्या को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटम संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 4 संख्याओं का सेट, 4 संख्याओं का सेट जिनकी सहायता से किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन और उससे संबंधित सूचनाएं के बारे में जानकारी होती है। या यूं कह सकते हैं शॉर्ट में कि 4 संख्याओं का ऐसा सेट जिसमें किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की सभी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, सभी जानकारी या सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। तो देखिए क्वांटम संख्या का परिभाषा क्या होगा।
चार संख्याओं का वह सेट जिससे किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की सभी जानकारी प्राप्त हो जाए। अब जैसे कौन सी जानकारी, तो ऑर्बिटल का ऊर्जा, ऑर्बिटल का प्रकार, आकार, इन सब की जानकारी जिससे हो जाती है वो कहलाता है क्वांटम संख्या। अब क्वांटम संख्या क्या है, तो चार संख्याओं को वह सेट जिसकी सहायता से हमें किसी परमाणु के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण जानकारी, उससे संबंधित संपूर्ण सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाती है। और उसमें कौन कौन सी जानकारी होती है, तो इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल की स्थिति है, ऊर्जा है, ऑर्बिटल का प्रकार है, इन सब के बारे में जानकारी हमें होती है। अब इसमें हम पहला प्रकार देखते हैं, पहला जो क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाया जाता है स्मॉल एन से। किसे दर्शाया जाता है, स्मॉल एन से। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, अब यहाँ पर चार प्रकार की क्वांटम संख्या हमने पहले ही बताया है, जिसमें से एक एक करके देख रहे हैं। और इसमें पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाया जाता है स्मॉल एन से। और मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है, इसके द्वारा हमें मुख्य रूप से क्या जानकारी होती है, तो मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष, मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष के बारे में इसके द्वारा हमें जानकारी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को, उसको वह क्वांटम संख्या जिसकी सहायता से हमें मुख्य ऊर्जा स्तर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हैं, वृत्ताकार गति करते हैं, उनके बारे में जानकारी होती है, तो वो कहलाएगा मुख्य क्वांटम संख्या। अब मुख्य क्वांटम संख्या से केवल ये नहीं है कि केवल मुख्य ऊर्जा स्तर का जानकारी होता है, हमें मुख्य क्वांटम संख्या से और भी कई जानकारियां होती है। तो कौन कौन सी जानकारियां हैं, एक एक करके देखते चलते हैं। तो पहला तो वही होगा, हमें n के मान से मुख्य ऊर्जा स्तर का ज्ञान होगा। तो कैसे ज्ञान होगा, तो अगर n बराबर 1 है तो हमने क्या माना था उसको, प्रथम ऊर्जा स्तर। n बराबर अगर हम 2 लेंगे तो ये प्रथम ऊर्जा स्तर, ये ऊर्जा कोष। द्वितीय ऊर्जा स्तर। इसी प्रकार n बराबर 3 तो m तृतीय ऊर्जा स्तर, n बराबर 4 n चतुर्थ ऊर्जा स्तर। इस प्रकार से जब n का मान जो है क्रमशः बढ़ते जाता है 1 2 3 4, तो हमें इसमें इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी मिलती है। अब दूसरा जो हमें जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है, तो मुख्य ऊर्जा स्तर और नाभिक के बीच की जो दूरी है वो जो है इलेक्ट्रॉन ये इस क्वांटम संख्या से प्राप्त होती है। तो मान लीजिए ये नाभिक है और यहाँ पर से एक ऊर्जा स्तर है k, और इस नाभिक से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है, इस दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। उस दूसरा जानकारी सूचना हमें मिलती है, किससे मिलती है, तो
मुख्य क्वांटम संख्या से। फिर तीसरा हमें क्या जानकारी मिलती है, तो तीसरा जानकारी मिलता है हमें n के मान से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समान अन्य जो परमाणु हैं उनके परमाणु मॉडल यानी n कक्षकों की अधिकतम संख्या या मुख्य ऊर्जा स्तर का जो n कक्षकों है, n कक्षक हैं, ऑर्बिटल्स हैं परमाणु के चारों ओर, पूरा ऑर्बिटल्स का अधिकतम संख्या जो है दर्शाया जाता है n स्क्वायर द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? n स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को ही क्यों एज अ जो है रेफरेंस या एलिमेंट या रेफरेंस के रूप में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है प्रथम तत्व है और उसका परमाणु क्रमांक सामान्यतः परमाणु क्रमांक भी एक होता है और द्रव्यमान भी एक होता है, इसीलिए इसको अन्य तत्वों का तुलना जब किया जाता है तो सामान्यतः जो है हाइड्रोजन से कर दिया जाता है। तो n स्क्वायर का मान हम जो है कैसे निकालेंगे? n स्क्वायर का मान निकालने के लिए एक समीकरण है En, पहले भी देखा हुआ ये समीकरण जो है En इज इक्वल टू, इसका जो मान होता है 2 पाई स्क्वायर और ये मान होता है E फॉर m अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर। तो इस मान से हम ये n स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें इतना जानकारी हो गया। और एक जो जानकारी होता है मुख्य क्वांटम संख्या से, एक लास्ट जानकारी देखते हैं क्या जानकारी है। तो मुख्य क्वांटम संख्या से एक लास्ट जानकारी है किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो निकाला जाता है 2n स्क्वायर से। किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला जाता है 2n स्क्वायर से। तो हम देखते हैं प्रथम कोश के लिए n का मान जो है 1 2 3 4 क्रमशः रखते जाएंगे। तो 2 गुणा 1 का घात 2 बराबर 2। तो k में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसी प्रकार l में देखते हैं तो 2 गुणा, अब 1 की जगह 2 रखेंगे, 2 का घात 2, तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 दूने 8। इसी प्रकार m में देखते हैं 2 गुणा 3 का घात 2, 3 की 9 दूने 18 और n का मान निकालते हैं तो 2 गुणा 4 का घात 2, 4 चौक 16 दूने 32। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुख्य क्वांटम संख्या से हमें जो कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो गई 2n स्क्वायर सूत्र से, और यहाँ पर k का अधिकतम इलेक्ट्रॉन है उसमें 2, l का 8 है, m का 18 और n का 32। इसी प्रकार से और जो कोश निकालते जाएंगे तो उनका भी संख्यात्मक मान हमें प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से ये मुख्य ऊर्जा स्तर से हमें इतना जानकारी प्राप्त हो गया। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है बेसिकली समझिए जो मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? तो जो मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है। मुख्य ऊर्जा स्तर जिसमें K L M N बोहर के सिद्धांत से हमने देखा हुआ है और इसके सहायता से हमें और भी जानकारियां मिल गई। क्या क्या जानकारियां मिल गई? तो मुख्य ऊर्जा स्तर से नाभिक या नाभिक से जो ऊर्जा स्तर है उनके बीच की जो दूरी है उसके बारे में जानकारी हो गया। दूसरा हमें जानकारी हो गया कि जो मुख्य ऊर्जा स्तर है उनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी हो गया। तो ये सब जानकारियां क्वांटम संख्या से होती है। नेक्स्ट क्वांटम संख्या को देखेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही देखते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या होता है, कोई डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको उस डाउट को क्लियर करा दिया जाएगा। थैंक यू।